हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 15 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का हमारा टॉपिक है बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। देखिए बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि जब हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था जिसमें उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग किया था, स्वर्ण पन्नी पर एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, तो उस मॉडल के क्या ड्रॉबैक रह गए थे। उस मॉडल में उन्होंने बताया था कि एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रैंडमली चक्कर काटता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है, त्वरित हो रहा है लगातार, तो अपनी ऊर्जा का, अपनी एनर्जी का लॉस कर रहा है। लगातार ऊर्जा का, लगातार एनर्जी का लॉस करने से लगातार रेडिएशंस निकल रही हैं उसकी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल त्वरित अवस्था में लगातार एनर्जी का लॉस करता है तो लास्टली वो समा जाता है न्यूक्लियस में। तो इस तरीके से तो एटम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि एटम का अस्तित्व है, बिलियंस ऑफ ईयर्स से एटम अस्तित्व में है। तो देखिए बच्चों, तो उसके जो ड्रॉबैक्स थे उन्हें पूरा करने के लिए, उन ड्रॉबैक्स के जवाब देने के लिए बोर मॉडल आया, बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो इन्होंने रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक रह गए थे उनकी कमी को पूरा किया। स्टार्ट करते हैं बच्चों। नील्स बोर जो थे एक डैनिश फिजिस्ट थे। नील्स बोर डैनिश फिजिस्ट थे। 1931 में उन्होंने एक मॉडल दिया जिसे कि बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम कहा जाता है। ये बेस था किस पर? प्लांक क्वांटम थ्योरी पर ये मॉडल बेस था। इस मॉडल को बोर्स एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है और इसके मेन पोस्टुलेट्स हम आज करने जा रहे हैं। बोर्स मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं? देखिए बच्चों, बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन in the hydrogen atom can move around the nucleus in the circular path of fixed radius। फिक्स रेडियस के सर्कुलर पाथ पर ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये जो फिक्स रेडियस है, फर्स्ट रेडियस जो है k, सेकेंड रेडियस l, थर्ड रेडियस जो आएगी m, देन n। ये जो फिक्स रेडियस के जो सर्कुलर पाथ हैं इन्हें ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट्स जो कि स्टेशनरी स्टेट होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर स्टेशनरी, रैंडमली इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव नहीं करते हैं, केवल अपनी स्टेशनरी स्टेट पर ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इनकी रेडियस फिक्स है, इनकी न्यूक्लियस से इनकी जो दूरी है वो फिक्स है, सबकी अलग अलग दूरी है, और इन्हीं सभी की ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स है, इन सभी की ऊर्जा भी स्थिर है, स्टेशनरी है। ठीक है बच्चों, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऊर्जा भी वही होगी जो इस ऑर्बिट की ऊर्जा होगी। समझ सकते हैं? तो k, l, m, n इन्हें क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ये k, l, m, n जो है n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, 1, 2, 3, 4 जो है k, l, m, n है। इन्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सर्टेन इन द ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सर्टेन है। इट डू नॉट चेंज विद द टाइम। ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती है, ये एनर्जी जो है फिक्स रहती है इलेक्ट्रॉन्स में। हाँ, जब कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ जंप कर रहा है या फिर हायर एनर्जी स्टेट से वापस से लोअर एनर्जी में जंप कर रहा है, तो इनकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो चेंज होती है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज नहीं होती है। यही दिखाया गया है यहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने एनर्जी लेवल को, अगर अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि लोअर एनर्जी होती है जो शेल न्यूक्लियस के पास में है, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास में है, उसकी एनर्जी कम होती है, और जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूरी पर होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती रहती है। जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का एब्जॉर्ब करते हैं तो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और जब एनर्जी का लॉस करते हैं, एमिट करते हैं एनर्जी को, तो वो वापस से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ऑर्बिट की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन स्वयं एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और एमिट कर रहा है और अलग अलग एनर्जी लेवल्स में जा रहा है, जबकि ऑर्बिट की एनर्जी, ऑर्बिट के रेडियस वो फिक्स रहती है। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट बता रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिट व्हेन ट्रांजिशन अकर बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट। टू स्टेशनरी स्टेट जो हमने बताया है, ये टू स्टेशनरी स्टेट है। तो डेल्टा ई जो बताया जा रहा है, ये देखिए E2 माइनस यहाँ E1 होगा। आप सभी यहाँ कर लें, अपने नोट्स बनाएं और उसमें ध्यान से लिखें बच्चों। E2 माइनस E1 यानी एनर्जी लेवल जो है वो हायर एनर्जी लेवल जो है, हायर एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो E2 है और लोअर एनर्जी जो है वो E1 है।
तो ये डेल्टा ई क्या है, ये एनर्जी का डिफरेंस है, E2 माइनस E1 अपॉन H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और ये है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा ई अपॉन एच इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन एच। ये डेल्टा ई जो है डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल है, और इसे कहा जाता है बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। इसके द्वारा हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इसको अच्छे से याद रखें बच्चों। फ्रीक्वेंसी जो है न्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन एच। एच यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, डेल्टा ई जो है डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। फोर्थ पॉइंट बता रहा है हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेशनरी स्टेट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी, अगर वो स्थिर नहीं रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऊर्जा में, स्टेशनरी स्टेट में नहीं है, तो वो एटम में स्थिर नहीं रहेगा, वो एटम भी स्टेशनरी नहीं रहेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्थिर अवस्था में होने के लिए उसके एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो होती है MEVR इज इक्वल्स टू N इंटू H अपॉन 2 पाई। MEVR क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम। ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एंड R इज इक्वल्स टू रेडियस इज इक्वल्स टू N इंटू H अपॉन 2 पाई। H अपॉन 2 पाई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसके कि गुणज में है N, ये मल्टीपल में है n, जो कि इंटीजर वैल्यू है 1 2 3 4। तो कोई भी एंगुलर मोमेंटम, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का मान h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटाइज्ड है ना। तो इसी से आगे जो विकास हुआ था, इसका क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का विकास इसी पोस्टुलेट के आधार पर हुआ था। तो बच्चों अच्छे से पढ़ें। अब जो सिग्निफिकेंस ऑफ बोर मॉडल है वो हमें पार्ट नंबर 16 में करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने केवल पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, जो सिग्निफिकेंस जो है वो हमें आगे पार्ट नंबर 16 में करने हैं। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 16 में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।